रात के 2 बजे थे और बाहर बरामदे में पिताजी रोज की तरह जोर जोर से खांस रहे थे। पूरी पूरी रात ऐसे ही उनकी खांसते हुए गुजर जाती थी। उनकी खांसी से मैं इसलिए परेशान नहीं हो सकता था क्योंकि वो मेरे पिता थे, लेकिन पड़ोसी और यहाँ तक कि मेरी घरवाली भी उनकी खांसी से परेशान हो जाते थे। जब काफ़ी देर तक पिताजी की खांसी नहीं रुकती तो मैं उठकर उन्हें पानी देने के लिए जाने लगा, क्योंकि अब ऐसा लग रहा था कि खांसते खांसते पिताजी का गला सूख गया होगा। मैं उठा ही था कि मेरी धर्म पत्नी कुनकुनाने लगी, पूरे दिन घर में काम करो और रात को चैन से सो भी नहीं सकते। मैंने एक बार उस पर नज़र डाली और मैं चुपचाप बाहर की ओर चल दिया। मैं अपनी धर्म पत्नी की आदत जानता था। अभी उसने कुछ देर ऐसे ही बड़बड़ाया था। मैंने पानी का लोटा उठाया और पिताजी के पास चला गया। लो पिताजी, पानी पी लो, लगता है आज फिर तुम दवा नहीं खाए हो। पिताजी ने पानी का लोटा लिया और थोड़ा सा पानी पी लिया। रमेश बेटा, तुम क्यों अपनी नींद खराब करते हो? बेटा, पानी का लोटा यहीं चारपाई के नीचे रख दिया करो। नहीं पिताजी, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। आपकी सेवा करके तो मुझे खुशी मिलती है। जानता हूँ बेटा, मेरी वजह से सब परेशान होते हैं। ना मैं खुद सोता हूँ, ना दूसरों को सोने देता हूँ। पिताजी, कल सुबह मेरे साथ सिटी हॉस्पिटल चलना, वहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाता हूँ। अरे बेटा, अब क्या हॉस्पिटल के धक्के खाने, अब तो चला चली की बेला है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। कैसी बात करते हो पिताजी, अभी तो बिट्टू की शादी आपके आशीर्वाद से ही होगी। जा बेटा, सो जा, अब बहू भी परेशान हो रही होगी। मेरा क्या है, मुझे तो पता नहीं कब नींद आएगी। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ सोने, आप भी सोने की कोशिश करो। ये कहकर मैं भारी कदमों से भीतर आ गया। श्रीमती जी बिस्तर पर करवट बदल रही थीं। मैं चुपचाप जाकर उसके साथ लेट गया। अभी तत्काल नींद आना मुश्किल था। बाहर पिताजी की खांसी फिर से चालू हो गई। अम्मा को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे। उसके बाद पिताजी अकेले से पड़ गए थे। इधर काम का बोझ बढ़ने से श्रीमती जी का स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया था और मेरी बिट्टू को तो अपने कॉलेज के संगी साथियों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। और मैं भी सुबह 8 बजे पापी पेट के लिए घर से निकलता था और रात को 9 बजे ही वापस आता था। किसी के पास भी पिताजी के पास बैठने की 2 घड़ी की फुर्सत नहीं थी। इसीलिए अम्मा के गुजरने के बाद पिताजी खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे और मुझे पता था कि हर रोज़ दिन में 10 बार खुद को उठाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। जैसे तैसे सोचते हुए मुझे नींद आ गई। शायद पिताजी भी सो गए थे। इधर बिट्टू की माँ के खर्राटे शुरू हो चुके थे, जो कि पिताजी की खांसी से भी ज़्यादा खतरनाक थे। अगले दिन सोकर उठने के बाद वही रोज़ की दिनचर्या। श्रीमती जी की रसोई में बिट्टू के ऊपर चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं और मैं काम पर जाने की जल्दी में भूल ही गया था कि रात को पिताजी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोला था। मैं काम पर चला गया। पिताजी मुझे जाते हुए देखते रहे। उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं रोका कि बेटा, रात को तूने डॉक्टर को दिखाने को बोला था तो मुझे अब हॉस्पिटल ले चल। पिताजी ने शायद अब खुद को वक्त, हालात और भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। मैं रात को घर आया तो पिताजी बरामदे में ही अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने आवाज़ देकर मुझे अपने पास बुलाया। रमेश बेटा, ज़रा सुन। जी पिताजी। बेटा, तेरी नज़र में कोई वृद्ध आश्रम हो तो मुझे वहाँ छोड़ा। पिताजी की ये बात सुनकर मैं अवाक सा उनकी ओर देखने लगा। क्यों पिताजी, आपको यहाँ कोई तकलीफ़ है जो आप ऐसी बातें कर रहे हो? नहीं बेटा, मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मेरी वजह से सभी को परेशानी है। मैं बूढ़ा बीमार, रात रात भर खांस खांस कर
तुम लोगों को सोने भी नहीं देता। तो क्या हुआ पिताजी? अब हारी बीमारी किसी के हाथ में तो है नहीं, ये तो सभी के साथ है। आज आपके साथ है, कल को किसी के भी साथ हो सकती है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि सबको आश्रम में छोड़कर आया जाए। पिताजी मेरी बात सुनकर अब वो निरुत्तर हो चुके थे। पिताजी गलती तो मेरी ही है जो सही से आपका इलाज नहीं करवा पा रहा हूँ। आज सुबह भी आपको हॉस्पिटल ले जाना भूल गया। मैं कल सुबह अवश्य तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊँगा। मैं कल के काम की छुट्टी कर लूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। जा खाना खा ले, सुबह से थका हारा आया है। ठीक है पिताजी। मैं उठकर भीतर कमरे में चला गया। श्रीमती जी एक थाली में खाना परोसकर बिट्टो के कमरे में चली गई। खाना खाकर मैं लेट गया। वो रात भी ऐसे ही गुजर गई। पिताजी की खांसी अविरल रात भर जारी रही। अगले दिन सुबह मैं पिताजी को लेकर हॉस्पिटल चला गया। कुछ टेस्ट करने के बाद उन्होंने पिताजी को टीबी होने की आशंका जताई और पिताजी को हॉस्पिटल में भर्ती करने को बोला। मैंने भाग दौड़ करके पिताजी की भर्ती के कागजात बनवाए और पिताजी को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। अब समस्या ये थी कि रात को तो हॉस्पिटल में मैं रुक सकता था, लेकिन दिन में कौन रुकता। मैंने घर पर फ़ोन करके पिताजी के एडमिट होने की बात बता दी, जिसे सुनकर श्रीमती जी ने राहत की सांस ली। पिताजी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। बुढ़ापे की सभी बीमारियों ने पिताजी को घेर लिया था। अस्थमा, टीबी, शुगर, बीपी सभी कुछ टेस्ट रिपोर्ट में आ चुका था। मैं पिताजी को बोलकर घर से कुछ खाना और ज़रूरत का कुछ सामान लेने चला गया। मुझे लग रहा था कि अब काफ़ी लंबा समय पिताजी को हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ सकता है। घर, हॉस्पिटल, ऑफिस, अब तीनों में कैसे अपने को एडजस्ट करूं, यही सोच सोच कर मेरा दिमाग भन्ना रहा था। पिताजी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाए हुए 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन उनको अभी कोई आराम नहीं पड़ रहा था। अस्थमा की वजह से उनको सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। खांसी तो उनकी बदस्तूर जारी थी। रात को मैं हॉस्पिटल में रुक जाता था और दिन में बिट्टो और उसकी माँ आ जाती थी। घर का काम निपटाकर और दोपहर का खाना पिताजी के लिए लेकर उधर मैं ऑफिस के लिए रोज़ रोज़ लेट हो रहा था, जिसकी वजह से बॉस की त्योरियां भी अब हर समय चढ़ी रहती थीं। उस दिन मैं ऑफिस में कुछ फाइल में उलझा हुआ था कि ऑफिस के नंबर पर मेरे लिए फ़ोन आया। उधर से बिट्टो घबराई हुई बोल रही थी। किसी अनहोनी की आशंका से मेरा मन कांप रहा था। मैंने कांपती हुई आवाज़ में बिट्टो से पूछा, क्या हुआ? पापा, दादाजी हॉस्पिटल में नहीं मिल रहे हैं। हमने सारा हॉस्पिटल ढूंढ लिया है, लेकिन दादाजी का कहीं भी पता नहीं चल रहा है। बिट्टो बहुत घबराई हुई थी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? इतने कमज़ोर हो चुके हैं, वो कहाँ जा सकते हैं? पापा, मैं सच बोल रही हूँ, दादाजी हॉस्पिटल में नहीं हैं। आप जल्दी आ जाओ। और मम्मी भी बहुत परेशान हैं। ठीक है, मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ, तुम घबराओ मत। मैंने बिट्टो को दिलासा दी। मैंने अपने बॉस को सारी बात बताई। उसने भी मेरे साथ सहानुभूति दर्शाते हुए कुछ पैसे मुझे देते हुए बोले कि रख लो, काम आएंगे। उस दिन एक पल में ही मेरे बॉस से सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। मैं हॉस्पिटल के लिए ऑफिस से निकल गया। हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां श्रीमती जी अपने सिर पर हाथ रख कर बैठी हुई थीं। उसके साथ बिट्टो भी उदास सी बैठी थी। क्या हुआ? कहाँ गए पिताजी? मैं बदहवास सा बिट्टो से पूछ रहा था। पता नहीं पापा, मैं और मम्मी जब थोड़ी देर पहले खाना लेकर पहुँचे तो दादाजी अपने बेड पर नहीं थे। हमने थोड़ी देर उनका यहीं इंतज़ार किया, लेकिन जब दादाजी नहीं आए तो हमने उन्हें ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। बिट्टो की बात सुनकर मैं और ज़्यादा चिंतित हो गया था। मैंने नर्स, वार्ड बॉय, डॉक्टर सबसे माथा मारा, लेकिन कहीं से भी खबर नहीं लगी। इस तरह अचानक बिना बताए उनका हॉस्पिटल से यूं चले जाना मुझे अजीब सा लग रहा था।
जबकि वो इतने बीमार थे। इतनी बीमारी में वो कहाँ जा सकते थे। मैं इसी चिंता में डूबा हुआ था कि श्रीमती जी का बड़बड़ाना शुरू हो गया। अब क्या जवाब देंगे लोगों को? सारे रिश्तेदार पूछेंगे कि क्या हमने पिताजी की संभाल नहीं की, जो वो ऐसे बिना बताए लापता हो गए। बिना बात का कलंक लग गया हमारे माथे पर। बात तो सही थी, लेकिन अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं था। लेकिन सबसे पहले मुझे उन्हें ढूंढना था, उनकी तलाश करनी थी। लेकिन मैं एक दोहराए पर खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अब अपने रिश्तेदारों में फ़ोन करने शुरू कर दिए, लेकिन वो कहीं भी नहीं पहुंचे थे। जहां तक मुझे पता था, उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो किसी के घर जा सकें। शायद वो हॉस्पिटल से निकले हों और रास्ते में उनके साथ कोई अनहोनी हो गई हो। ऐसी आशंका के जहन में आते ही मेरा मन कांप गया। घर पहुँचे तो अड़ोस पड़ोस में खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि रमेश के पिताजी हॉस्पिटल से गायब हो गए। लोगों ने अब बातें बनानी शुरू कर दी थी। जितनी मुंह उतनी बातें। कहते हैं आप मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन किसी की जुबान नहीं पकड़ सकते। मैं रात को एक बार फिर हॉस्पिटल की खाक छानने गया, लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पात। पिताजी का कोई अता पता नहीं था। मैं थक हार कर घर वापस आ गया। अगले दिन सुबह रिश्तेदार आने लगे। मैंने अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ फिर से उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। उस दिन हमने आसपास के लगभग सभी अस्पतालों में उनकी तलाश की, लेकिन पिताजी कहीं भी नहीं मिले। मैंने सिटी हॉस्पिटल के पास वाले थाने में पिताजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन अभी तक इन सारी कोशिशों का नतीजा कुछ हासिल नहीं हुआ था। ऐसे ही 1 सप्ताह बीत गया। अब रिश्तेदार भी आना बंद हो गए थे। मेरा ऑफिस जाना भी हाल फिलहाल बंद था। उस दिन मेरे मामा जी का लड़का और मैं सफरगंज हॉस्पिटल में पिताजी को ढूंढ रहे थे। तभी हमें एक पुलिस वाला मिला, जो लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार की देखरेख करता था। हमने बड़े भारी मन से उसे अपने पिता की फ़ोटो उन्हें दिखाई। उसने फ़ोटो देखते ही जो बोला, उससे मेरे पैरों की ज़मीन खिसक गई। उसने बोला कि मेरे पिताजी का शव 1 हफ्ते पहले उन्हें इसी अस्पताल के पार्क की रेलिंग के पास मिला था। 1 हफ्ते तक जब कोई उनकी खोज खबर लेने नहीं आया, तो आज उनकी लाश को अंतिम संस्कार के लिए राजघाट पर जो विद्युत शव घर है, उन्हें अभी 1 घंटा पहले ही वहां भेजा गया है। पिताजी को गुजरे हुए 1 हफ्ता हो चुका था। हम दोनों भाई राजघाट की ओर दौड़े। शायद पिताजी को मेरा कंधा नसीब होना लिखा था। तभी बिल्कुल आखिरी पलों में हमें उनकी खबर लगी थी। हम लगभग 1 घंटे बाद राजघाट पहुंच गए और वहां के इंचार्ज तुली साहब से मिले और उन्हें पूरी बात से अवगत कराया। तुली साहब एक नेक दिल इंसान थे। जब मैंने उन्हें कहा कि एक बार कम से कम बच्चे अपने दादाजी के अंतिम दर्शन तो कर लेंगे, तो उन्होंने ये सुनकर हमें शव को ले जाने की अनुमति दे दी। मैंने घर पर फ़ोन करके सारी बात बताई और उन्हें बताया कि मैं पिताजी का शव लेकर आ रहा हूँ। ये सुनते ही घर में कोहराम मच चुका था। मैं शव वाहन में पिताजी को लेकर घर की ओर चल दिया। अब सब कोलाहल शांत हो चुका था। अब पिताजी की खांसी किसी को परेशान करने वाली नहीं थी। मैं निर्विकार भाव से एकटक पिताजी की ओर देखे जा रहा था। उनकी एक मौत ने कितने लोगों का कोलाहल शांत कर दिया था।